गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और मैं शक्तिवर्धन सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल इंजीनियर ब्राट संदीप। ठीक है, तो आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो है आपका टॉपिक बायोलॉजी से रिलेटेड है। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं, व्हाट इज द बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? एक्चुअली बायोलॉजी एक टर्म जो है वो ग्रीक भाषा का बना हुआ टर्म है, जिसमें दो शब्द आते हैं, बायो प्लस लॉजी। बायो जो कि बना हुआ है आपका वायो से, इसका मतलब होता है लाइफ, मतलब जीवन। और जो आपका दूसरा वर्ड है लॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। मतलब बायोलॉजी का सीधा सीधा हम लोग समझ सकते हैं जीवन की स्टडी, जीवन का अध्ययन करना। बायोलॉजी की बहुत सारी शाखाएं हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो वर्गीकरण होगा उसमें आपको दूंगा। आज मैं डिस्कस करना चाहता हूं कुछ पॉइंट्स, जैसे कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी जो कि हैं अरस्तु, या इनको हम बोलते अरिस्टोटल। इनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ये वर्गीकरण दिया था एनाइमा एंड एनाइका का ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, कि जिनके अंदर रेड ब्लड है वो एनाइमा, जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं है उनको एनाइका। तो ये हमारे बायोलॉजी का सेशन है। आज जो मैं आपसे टॉपिक डिस्कस करूंगा उस टॉपिक का स्टार्टिंग करूंगा मैं आपके लिए सेल से। सेल मीन्स कोशिका, सेल या इसको बोलते हैं हम कोशिका। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल की। सेल की खोज किसने की? सेल की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने? रॉबर्ट हुक। सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। किसमें की थी इन्होंने कॉर्क कैम्बियम में की थी, जो कि एक डेड सेल स्ट्रक्चर था। और इन्होंने बताया था कि जो सेल होती हैं वो रेक्टेंगल होती हैं, लाइका मधुमक्खी के छत्ते, बी हाइव्स की तरह होती हैं, बट इट इज अ डेड स्ट्रक्चर्स। सो रॉबर्ट हुक डिस्कवरर हैं हमारे सेल के। देन नेक्स्ट हमारे जो इसमें साइंटिस्ट आते हैं वो हैं रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने डिस्कवरी की थी हमारी न्यूक्लियस की, रॉबर्ट ब्राउन। देन इसके बाद नेक्स्ट बहुत सारे साइंटिस्ट आए हैं, जैसे कि रॉबर्ट ब्राउन के बाद हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आए रुडोल्फ वर्च्यू, जिन्होंने कि सेल थ्योरी में पार्टिसिपेट किया। उसके पहले हमारे जिस लाइडेन एंड टिस्वान आए थे, जिन्होंने कि सेल थ्योरी प्रपोज की थी। हम इसको आगे पूरा डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम इसका एक ओवरव्यू बनाएंगे। ओवरव्यू कैसे कि हमको इस चीज में क्या क्या डिस्कस करना है सेल के अंदर में। तो फर्स्टली बनाते हैं हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे। पहला, टाइप ऑफ सेल, सेल के प्रकार। सेकेंड, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल की संरचना। थर्ड, इसमें हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनल्स ऑफ सेल, सेल के ऑर्गेनल्स, कि उसके अंदर कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं टाइप ऑफ सेल से। टाइप ऑफ सेल। तो अगर हम सेल की बात करें तो सेल मोस्टली दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक? बहुत सिंपल सी बात है। प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, जिस सेल में प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा वो कहलाएगा प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक मीन्स एडवांस, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, जिसके अंदर एडवांस न्यूक्लियस होगा वो कहलाएगा हमारा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, इसके कुछ फीचर्स हम जैसे कि डिस्कस करते इधर पे। पहला कि इसमें जो मेम्ब्रेन होगी
मेम्ब्रेन, कौन सी मेम्ब्रेन? ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन। जो ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन होगी वो एब्सेंट होगी। इसका मतलब क्या है? अगर हम एक सेल का स्ट्रक्चर अभी देखेंगे तो उसमें अगर ऑर्गेनल मेम्ब्रेन नहीं है तो सारे ऑर्गेनल्स क्या होंगे? साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व रहेंगे। और जब साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व रहेंगे तो कोई भी ऑर्गेनल्स, चाहे वो न्यूक्लियस हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जी बॉडी, वो हमें क्लियरली सीन नहीं होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की तो यहां पे सारे मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होंगी। मीन्स इसमें कि एक वेल डेवलप और वेल एस्टेब्लिश नेटवर्क होगा मेम्ब्रेन का, जिससे कि सारे के सारे ऑर्गेनल्स हम बहुत क्लियरली देख पाएंगे, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो या न्यूक्लियस हो। फर्दर जो यूकैरियोटिक का डिवीजन आता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। यूकैरियोटिक 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? जो नॉर्मली हम लोग पढ़ते रहे हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। बच्चों में बहुत कंफ्यूजन होती है इस चीज की, कभी कभी वो प्रोकैरियोटिक या प्लांट सेल में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। प्लांट सेल को प्रोकैरियोटिक समझने लगते हैं और एनिमल सेल को यूकैरियोटिक। ऐसा नहीं है। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक बेसिकली 2 अलग सेल्स हैं। देन यूकैरियोटिक के अंदर प्लांट सेल और एनिमल सेल आते हैं। इनका फर्दर हम डिफरेंशिएशन भी देखेंगे। जैसे कि प्लांट सेल में खास बात होती है कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो 2 होती हैं। जैसे कि पहला सेल वॉल और देन होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन। जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, केवल और केवल होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ओके गाइस। तो यहां पे हमने अभी क्या क्या डिस्कस किया? टाइप्स ऑफ द सेल। टाइप्स ऑफ द सेल में मोस्टली 2 टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो सेल्स होती हैं जो प्रिमिटिव टाइप्स की होती हैं, जिनमें की ऑर्गेनल मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, जिसके कारण सारे ऑर्गेनल्स मिक्स अप रहते हैं हमारे साइटोप्लाज्म में। एंड यूकैरियोटिक सेल जिसमें कि प्रेजेंट होती है मेम्ब्रेन, सारे ऑर्गेनल्स हमको बहुत क्लियरली सीन होते हैं। देन आपके यूकैरियोटिक सेल्स 2 टाइप्स की होती हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। बेसिक मैंने एक अभी डिफरेंस दिया हुआ है इसमें, केवल सेल ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन कि जो हमारी प्लांट सेल होती है इसमें 2 टाइप्स की ऑफ मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन पाई जाती है, सबसे बाहर सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन। जबकि एनिमल सेल में सिर्फ हमारी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, तो ये तो हमारा टाइप्स ऑफ द सेल का हो गया है। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी सेल थ्योरी की। डिस्कवरी और सेल किसने की थी? हमारे रॉबर्ट हुक ने। अभी बिफोर मैंने आपको बताया। इसके बाद उसके बाद सेल थ्योरी किसने दी थी? स्लाइडेन एंड स्वान ने। और उसके बाद सेल थ्योरी में ही हेल्प किया था बर्च्यू ने। तो हम एक साइड डिस्कशन इधर लेंगे थोड़ा सेल थ्योरी का। किसका लेंगे? सेल थ्योरी का। व्हाट इज द सेल थ्योरी? सेल थ्योरी जब दी गई थी तो हमारे 2 साइंटिस्ट थे, स्लाइडेन एंड स्वान। उन्होंने क्या बताया था कि पहला उनका था कि सभी जितना भी मतलब सेल, जितना भी बॉडी ऑर्गेनिजम्स है वो किसका बना हुआ है? सेल का बना हुआ है। मतलब कि सेल का एग्रीगेशन हुआ है और उन्होंने बॉडी को फॉर्म किया है। जैसे कि हम इसलिए तो बोलते हैं, सभी को पता है, सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सेल बेसिक यूनिट का इधर मतलब समझिए बहुत सिंपल सा है। सेल बेसिक यूनिट है क्योंकि मतलब सबसे छोटी इकाई है। मतलब अगर लिविंग में हम बात करें तो सेल से छोटा कुछ भी नहीं है, यहां तक कि सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं। अगर आपको सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई पूछेगा तो वो हो जाएगा हमारा सेल। क्लियर? और सेल ही क्या करता है? पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करता है। कैसे? अगर हम एक सेल रहेगी, सेल कहलाएगी। जब एक साथ बहुत सारी सेल्स मिल जाएंगी तो ये हमारे टिश्यू कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? टिश्यू। और बहुत सब टिश्यू बहुत सारे आपस में मिल जाएंगे तो हमारे क्या कहलाएंगे? ऑर्गन। क्या कहलाएंगे? ऑर्गन। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने सेल थ्योरी का पहला पोस्टुलेट जो था उन्होंने बोला था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ बाय अ सेल। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हुए हैं? वो सिर्फ और सिर्फ सेल से बने हुए हैं। सेकेंड था जो कि हमारे टी स्वान ने दिया था कि जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज होती हैं, ऑल वाइटल एक्टिविटीज कम्स अंडर अ सेल।
मतलब सारी की सारी वाइटल एक्टिविटी जो होंगी वो सारी एक सेल के, वाइटल मीन्स जैविक क्रियाएं, सारी जैविक क्रियाएं सेल के अंदर ही होंगी, सेल के बाहर कुछ नहीं होगा। चाहे वो आपका डाइजेशन से रिलेटेड चीजें हों, चाहे वो आपका एटीपी फॉर्मेशन हो, कुछ भी हो। ये दो पोस्टुलेट थे जो हमारे टी स्वान और स्लाइडेन ने दिए थे। इसके बाद सबसे एक इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट दिया था हमारे रुडोल्फ वर्च्यू सर ने। किन्होंने दिया था? रुडोल्फ वर्च्यू। इनको बेरिकोप भी बोलते हैं कई जगह, रुडोल्फ बेरिकोप, जिन्होंने की बताया था कि जितनी भी नई सेल का फॉर्मेशन जो होता है वो सभी की सभी उनकी पुरानी सेल से होता है। मींस ऑल न्यू सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मींस इन्होंने कहा था एक कॉमन फॉर्मूला, आ सेलुला ई सेलुला, मीन्स all cells are formed from pre-existing cell. It is the third postulate of the cell theory. क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। तो बात कर रहा था मैं सर सेल, टाइप्स ऑफ द सेल हो गया आपका। देन आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने इधर साइड में बनाया हुआ था कि टाइप्स ऑफ द सेल पढ़ेंगे, देन स्ट्रक्चर ऑफ द सेल पढ़ेंगे, देन ऑल फंक्शन एंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है? जब भी बोलेगा ना तो बीच में आएगा, वो फोटो नहीं आ पा रहा है, इतने बार एक बार बोल लेगा। चलो हम लोग काट रहे हैं ना बीच में। चलो बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल तो पहले डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक का स्ट्रक्चर, यूकैरियोटिक का स्ट्रक्चर, देन डिस्कस करेंगे हम प्लांट सेल का स्ट्रक्चर एंड एनिमल सेल का स्ट्रक्चर। ओके, देन प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कैसे है? सिंपल सा हमारा एक सेल है, आउटर है हमारी सेल मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होने के कारण, ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होने के कारण सारे ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म में ही मिक्स हैं। ऑर्गेनेल सारे प्रेजेंट हैं बट दे नॉट बी सीन। सारे कहाँ पे हैं? मिक्स हैं, एक सूप बना हुआ है अंदर सेल के। ठीक है? और बात करते हैं जब वहीं पे हम एक यूकैरियोटिक सेल की, देन सेल मेम्ब्रेन रहेगी, मिडिल में कह सकते हैं हम लोग जो मोस्टली मानते हैं न्यूक्लियस रहेगा। न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल रहेगा, और उसके अंदर हमारा एक और छोटी स्मॉल बॉडी होती है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्लियर? देन हमारा साइटोप्लाज्म रहेगा। साइटोप्लाज्म में हमारे सेल ऑर्गेनेल्स रहेंगे लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज और माइक्रो बॉडीज एक्सेट्रा प्रेजेंट रहेगा। इट इज़ अ टिपिकल स्ट्रक्चर या कॉमन स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अभी इस जो यूकैरियोटिक सेल को इसको हम बेल तरीके से ड्रॉ करेंगे इन एनिमल एंड प्लांट सेल। हाँ है ही वो तो पसीना चमका ही क्या करे, गर्मी लग रही तो। चलिए शुरू करते हैं। वन साइड प्लांट सेल एंड वन साइड एनिमल सेल। ओके, तो बनाते स्ट्रक्चर विद इन 2 मिनट्स। ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट डायग्राम बनाते हैं।
it is the outer structure. In plant cell, outer layer is called cell wall. But in animal cell, पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं, सेल वॉल इज एब्सेंट होती है. देन सेल मेम्ब्रेन, जो कि हमारे एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है. क्लियर. देन मिडिल में हमारा रहेगा, दिस इज न्यूक्लियस. क्लियर. देन स्पेशल फीचर्स होते हैं हमारे प्लांट सेल के अंदर. इट इज कॉल्ड वैक्यूल्स. हमारे एनिमल सेल में भी वैक्यूल्स पाए जाते हैं, बट दे आर स्मॉलर साइज. एंड नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया. जो कि दोनों में प्रेजेंट होता है. देन आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, like a network called ER. This is endoplasmic reticulum, and this is the cytoplasm, and Golgi bodies, etc. organelles are present in animal cell and plant cell which are common. एक कॉमन हमारे ऑर्गेनल्स हैं जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर पाए जाते हैं. कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स भी हैं जो हमारे केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो हमारे सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं. कि जैसे हम बात करते हैं पेरोक्सिसोम प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, नॉट ऑन एनिमल सेल, एंड chloroplast present in a plant cell, not present in animal cell, like that. Microbodies present in animal cell, not present in plant cell. So बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो एक एक में पाए जाते हैं, जो कि हम जब डिफरेंस पढ़ेंगे इनके प्लांट सेल और एनिमल सेल के, जो आपको किसी भी एक बुक से मिल सकते हैं, तो उसको इधर भी हम डिस्कस करेंगे. साथ में आप कोई भी एक 9th या 10th की बुक को रिफ़र कर सकते हैं, जिससे कि आपको सारे के सारे डिफरेंस मिल जाएंगे. ठीक है. अब ये तो बात थी मेरी स्ट्रक्चर ऑफ सेल. स्ट्रक्चर ऑफ सेल होता कैसे है. यहीं पे एक मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा छोटा सा कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेल. स्मॉलेस्ट सेल कौन है. सबसे छोटी सेल जो कि पाई जाती है इस वर्ल्ड में, वो क्या है. दिस इज क्वेश्चन फॉर यू, एंड इसको ढूंढिए एंड कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखिए. सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका, जो कि आप लोग कर सकते हैं. बहुत सिंपल सवाल है. ठीक है. आगे चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बाद. स्ट्रक्चर के बाद आते हैं हम ऑर्गेनल्स. सेल ऑर्गेनल्स. चलिए सेल ऑर्गेनल्स में शुरू करेंगे. पहले हम सबसे पहले वो ऑर्गेनल्स स्टडी करेंगे जो कि दोनों में कॉमन है, एनिमल सेल में भी प्लांट सेल में भी. उससे कि फ़ायदा क्या होगा कि आपको दोनों को अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा. मतलब वो ऑर्गेनल्स जो कॉमन है एनिमल सेल और प्लांट सेल में, वो स्टडी करेंगे. देन हम जो से प्लांट सेल में पाए जाते हैं उनको स्टडी करेंगे. फिर
जो सिर्फ एनिमल सेल पाए। इससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा, आपको सारे ऑर्गेनल्स कंटिन्यू हो जाएंगे। दूसरी, दोनों में क्या समानताएं हैं, एनिमल सेल प्लांट सेल में, वो भी आपको पता चल जाएंगी। तीसरी, कौन कौन से ऑर्गेनल्स डिफर करते हैं एनिमल प्लांट सेल में, और कौन से सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं और कौन से सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं, आपको वो भी बहुत क्लियर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले कॉमन ऑर्गेनल्स शुरू करते हैं। कॉमन ऑर्गेनल्स में सबसे पहला जो ऑर्गेनल्स आता है वो है हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन जो सबसे आउटर लेयर, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द एनिमल सेल होती है, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। प्लांट में नहीं होती सबसे आउटर, प्लांट में सबसे आउटर क्या होता है? सेल वॉल, देन होती है सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? तो सेल मेम्ब्रेन को पढ़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है मॉडल्स। सेल मेम्ब्रेन की स्टडी हम ओनली मॉडल्स के थ्रू करते हैं। बहुत सारे मॉडल्स आए हमारे, जो हमारे साइंटिस्टों ने दिए, लिपिड लेयर मॉडल, लिपिड बाइलेयर मॉडल, सैंडविच मॉडल, बहुत सारे मॉडल्स थे जो दिए, तो हम इनको शुरू करेंगे। और सबसे अच्छा जो मॉडल आज तक दिया गया है वो है इसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि दिया गया था जे सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा। इसको हिंदी बोलते हैं तरल काय मोज़ेक मॉडल। तरल काय मोज़ेक मॉडल किसने दिया? जे सिंगर, सॉरी सिंगल हो गया इधर पे, जे सिंगर एंड निकोलसन, जिन्होंने दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये अभी तक का सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ मॉडल्स जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ते हुए आए हैं, जिनका दिमाग में रहता होगा कि क्या हैं, क्या मॉडल थे। जैसे कि सबसे पहले जो आया था आपका लिपिड बाइलेयर मॉडल। इसमें क्या बताया गया था कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड्स की बनी होती है। किसकी? कौन से लिपिड की? फॉस्फोलिपिड की। दो लेयर होती हैं। क्लियर? ये क्या है? फॉस्फोलिपिड है। अब सवाल यहां पे उठता है, व्हाट इज द फॉस्फोलिपिड? फॉस्फोलिपिड क्या है? फॉस्फोलिपिड है, लिपिड तो सभी ने पढ़ा होगा। लिपिड किसका डेरिवेटिव से? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड जब मिलते हैं तो बनाते हैं हमारा फॉस्फोलिपिड। इस फैटी एसिड में अगर आपको याद हो, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर जो हमारा होता है CH2OH, CHOH, CH2OH, इसका हमारा एक हाइड्रोजन निकलता है। यहाँ पे हमारा फैटी एसिड चेन जुड़ जाती है। दिस इज द फैटी एसिड चेन। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी। एंड दिस इज कॉल्ड लिपिड। ये क्या है? लिपिड है। अब ये फॉस्फोलिपिड नहीं है, क्या है? लिपिड है। लेकिन जब क्या होता है कि जो हमारा थर्ड कार्बन होता है ग्लिसरॉल का, वहां पे फैटी एसिड की चेन ना जुड़ के इसमें क्या जुड़ जाए? एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए। क्या जुड़ जाए? एक फॉस्फेट ग्रुप। एंड दिस इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड। दिस इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड। ठीक है, इस फॉस्फोलिपिड के दो पार्ट होते हैं, हेड रीजन एंड टेल रीजन। हेड रीजन एंड दिस इज टेल रीजन। हेड रीजन क्या है? हेड रीजन या इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक या जल स्नेही। एंड टेल रीजन इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक। फोबिया से डेवलप हुआ फोबिक। हाइड्रो मतलब वाटर, जल रोधी। ठीक है, तो कब हो सकता है? इधर पे कॉन्सेप्ट लगता है हमारे, जिसको बोलते हैं हम लाइक डिसॉल्व लाइक। जो जैसा है वो उसके साथ ही जाएगा। लाइक वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल्स। क्लियर? सबको पता है वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल्स है।
जिसके ऊपर चार्ज रहता है। जब पोलर मॉलिक्यूल्स है तो किसके साथ जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ जाएगा, इसके ऊपर चार्ज है। तो जो ए वाला रीजन है हमारा फॉस्फेट वाला रीजन, दिस इज कॉल्ड हेड, दिस इज कॉल्ड हेड। एंड जो हमारा फैटी एसिड वाला फैटी एसिड चेन वाला रीजन है, दिस इज कॉल्ड टेल। ए लिपिड है, जल विरोधी है, पोलर नहीं है तो जल से दूर भागेगा। तो इसका स्ट्रक्चर आप देखें तो हेड रीजन ऊपर की ओर है और जो हमारा फैटी एसिड चेन है जो नीचे की ओर है। तो जो बताया गया लिपिड बाइलेयर मॉडल जो दिया था डैनियल एंड डेवसन ने हमारे, कि उसमें क्या होता है कि लिपिड लेयर की कैसी होती है, बाइलेयर होती है, 2 लेयर पाई जाती हैं फॉस्फोलिपिड की, जिसके कि जो हेड रीजन होते हैं वो एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं, और जो कि टेल रीजन होते हैं एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। ये बताया गया था हमारे लिपिड बाइलेयर मॉडल में। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि जो हम जानते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो एक तो चीज, पहली चीज सभी ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे, वाटर ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाएगा एक जगह से दूसरी जगह, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। जबकि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल होती है, उसमें प्रॉपरली ग्लूकोज का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, हमारे वाटर का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, बिकॉज एनर्जी चाहिए हमको। ठीक है, तो ये मॉडल इन चीज़ों को नहीं बता पाया, साथ में प्रोटीन्स को नहीं बता पाया, जो कि हमको माइक्रोस्कोपिक द्वारा पता चलता है कि इसमें प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं, जिससे कि ये मॉडल हमारा फेल हो गया। ऐसे ही इसके बाद आए हमारे सैंडविच मॉडल, जिसमें बताया गया कि अपर साइड एंड लोअर साइड इज प्रोटीन सीट एंड इन बिटवीन लिपिड बाइलेयर। ठीक है, बट इट इज अ ऑल फील्ड मॉडल। जैसे कि मैंने बताया सबसे कि अभी तक का एक्सेप्टेबल मॉडल कौन सा है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्लियर? तो नाउ डिस्कसिंग जो एक्सेप्टेबल मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, किसने दिया था, जे सिंगर एंड निकोलसन सर ने। ओके, क्लियर? इधर समझ में आया ना? फॉस्फोलिपिड क्या है, फॉस्फोलिपिड कैसे फॉर्मेशन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझोगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि कैसे हेड रीजन डिसाइड हुआ, कैसे टेल रीजन डिसाइड हुआ, क्यों हेड रीजन एक दूसरे से दूर है और क्यों टेल रीजन एक दूसरे के पास में है। क्लियर? चलिए, तो बात करते हैं अब हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की, जो दिया था जे सिंगर एंड निकोलसन ने। इन्होंने भी बताया कि फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर पाई जाती है, मीन्स 2 लेयर पाई जाती हैं फॉस्फोलिपिड्स की। और सेम कंडीशन इन्होंने बताई कि जो हमारे हेड रीजन होते हैं वो बाहर की ओर होते हैं और जो टेल रीजन होते हैं वो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। क्लियर? बट इन्होंने एडिशनली इसमें क्या बताया वो देखने वाली बात है। इन्होंने बताया कि जो हमारा अभी इसको अगर समझो तो सेल मेम्ब्रेन कैसी है, जो सेल को चारों ओर से कवर किए, मतलब जो ये स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से चलेगा, पूरा सेल को कवर किए होगा इस टाइप से, मीन्स इस सेल को चारों तरफ से कवर किए है। और अंदर साइटोप्लाज्म है जिसमें वाटर है, आउटर वाटर है। ठीक है, इस कारण से सारे की जो हेड रीजन है वो आउटर साइड में है, मतलब या तो साइटोप्लाज्म फेसिंग है या आउटर फेसिंग है, ताकि कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच रहें और जो हमारे फैटी एसिड चेन है वो इनसाइड रहे। तो बात करते हैं एडिशनली इस मॉडल में जे सिंगर एंड निकोलसन ने क्या बताया था हमको। इन्होंने बताया कि लिपिड लेयर तो होती है बाइलेयर, बट इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एम्बेडेड रहते हैं, धसे हुए रहते हैं। और एक धसे मतलब एम्बेडेड भी कई टाइप से होते हैं, सिंगल टाइप से नहीं। कोई कोई प्रोटीन होती है जो इसको पूरी तरीके से पार करती है लिपिड लेयर को। कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो सिर्फ आउटर सरफेस पे पाई जाती हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल मोइटीज भी पाई जाती है, मतलब कोलेस्ट्रॉल के अणु भी पाए जाते हैं। प्रोटीन्स भी होती हैं, कोलेस्ट्रॉल अणु भी होते हैं। जो प्रोटीन्स होती हैं इनके ऊपर शुगर मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? शुगर मॉलिक्यूल्स। और जिनके ऊपर शुगर मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलते हैं। क्लियर? और जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स
कंप्लीटली इसको क्रॉस करती हैं वो कहलाती हैं हमारी इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्लियर? और जो सिर्फ थोड़ा सा क्रॉस करती हैं कहलाती हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। कुछ प्रोटीन इनकी सतह पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं हम पेरिफेरल प्रोटीन। क्लियर? और हमको तो आपको मैं बता ही चुका हूं, दिस इज द हाइड्रोफिलिक, दिस इज द हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड। क्लियर? हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मतलब लविंग, एंड फोबिया मतलब फोब, डर। तो ए वाटर लविंग, ए वाटर हीटिंग। क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर दिया था हमारे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंतर्गत जे सिंगर एंड निकोलसन ने। तो जितने भी डाउट थे हमारे दिमाग में कि प्रोटीन प्रेजेंट है नहीं है, प्रेजेंट है कंफर्म था, कैसे प्रेजेंट है वो भी उन्होंने डिस्कस किया। ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया कि जो हमारी इंट्रिंसिक प्रोटीन होती हैं पोलर मॉलिक्यूल्स को क्रॉस कराने के काम आती हैं। क्यों? ये किस चीज का निर्माण करती हैं? टनल या चैनल का निर्माण करती है। मीन्स बाहर से इस टाइप से हो गए, देन जब अंदर ओपन है तो बीच से कोई भी चीज आउटर से इनसाइड और इनसाइड से आउटर साइड जा सकती है। इसमें भी तरह तरह के इन्होंने बताया कि ये एक्वापोरेंस बनाती हैं जो कि सिर्फ वाटर का मूवमेंट करती हैं। दैट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ द स्टडी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, बट 9th और 10th 11th तक इट इज अ सफिशिएंट डिस्कशन अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? साथ में एक चीज और इन्होंने बताई कि जो हमारे फॉस्फोलिपिड होते हैं इसमें दो तरह से हमें फैटी एसिड सबको पता है, दो टाइप से होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्लियर? मीन्स अब फैटी एसिड चाहिए तो उसमें दोनों टाइप्स के पाए जाएंगे, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। उसी के आधार पर हम ये भी बोल सकते हैं ना कि जो हमारे फॉस्फोलिपिड है वो भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड है। क्लियर? तो जब ये हम बोल सकते हैं तो एक सवाल उठता है कि कैसे सेल डिसाइड करती है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा चाहिए, सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा चाहिए। तो एक कॉमन सवाल है, अगर हम ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे वार्मर एरिया है, मीन्स वार्मर मतलब बहुत ज़्यादा गर्म एरिया है, तो उधर पे हमको कैसा फैटी एसिड चाहिए होगा कि जो हमारे सेल को फ्लूइडिटी होने से बचाए। मतलब कि अगर हमारा अनसैचुरेटेड रहेगा तो जैसे हीट बढ़ेगी वो तुरंत फ्लूइड करने लगेगा। जैसे लाइक अनसैचुरेटेड हम किसको समझते हैं? ऑयल को, वेजिटेबल ऑयल्स, जल्दी फ्लूइड, कभी जमता ही नहीं है। तो ऐसे वार्मर एरिया में हमें कैसे फैटी एसिड की जरूरत होगी? सैचुरेटेड। मतलब जो ऐसे लोग जो वार्मर एरिया में रहते हैं तो उनकी सेल मेम्ब्रेन में जो फैटी एसिड होंगे वो सैचुरेटेड ज़्यादा होंगे, और अगर ऐसे एरियाज जहाँ पे कोल्ड एरियाज हैं तो उनकी सेल मेम्ब्रेन में क्या ज़्यादा रहेगा? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा रहेगा, ताकि हमारा सेल मेम्ब्रेन जल्दी से फ्रीज ना हो, इसकी मोबिलिटी फिक्स रहे। और इसी मोबिलिटी को फिक्स करने के लिए इसमें कोलेस्ट्रॉल मॉइटी भी रहती है। मीन्स कभी भी अगर मान लो वार्मिंग ज़्यादा बढ़ रही है, गैपिंग ज़्यादा हो जाएगी इनके बीच में, तो कोई भी पार्टिकल्स आसानी से क्रॉस कर सकता है। तो उसको क्रॉस करने के लिए जो हमारा एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल मॉइटीज रहती है कुछ इस टाइप से रहती है, लाइक दिस। तो जैसे ही ये फ्लूइडिटी बढ़ेगी तो कोलेस्ट्रॉल मॉइटी उसके अंदर धंस जाएगा, उस एरिया को अपने क्या कर लेगा? कवर अप कर लेगा। तो मेम्ब्रेन के अंदर एक खास बात होती है फ्लूइडिटी। इसकी फ्लूइडिटी कांस्टेंट रहती है, कभी भी ये नहीं कि बहुत हाई फ्लूइड हो जाए या बहुत कम फ्लूइडिटी बचे। अगर ऐसा होगा तो फिर सेल डेथ हो जाएगी। देन एक नेक्स्ट चीज आई, नेक्स्ट चीज इसमें और है कि मूवमेंट ऑफ द सेल मॉइटीज। मूवमेंट ऑफ द सेल मॉइटीज कैसे? जो हमारी चलिए तो हम आपको बता रहे थे कि जो फॉस्फोलिपिड मॉइटीज होती हैं इसका एक मूवमेंट होता है स्पेशली जब बहुत ज़्यादा कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि जैसे मान लो कि कोल्डर एरियाज है बट अचानक से क्लाइमेट चेंज ऐसा हुआ कि वो वार्मर हो गया एरिया, तो फिर क्या होगा? तो फ्लूइडिटी तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उधर पे तो हमारे पहले से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, वार्मर हुई और ज़्यादा फ्लूइडिटी बढ़ गई। तो वैसे में क्या करते हैं हमारे जो ये फॉस्फोलिपिड होते हैं ये अपना प्लेन छोड़ के एक प्लेन से दूसरे प्लेन में मूवमेंट शो करते हैं, लाइक दिस।
नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, ऊपर से नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस होती है ये एटीपी डिपेंडेंट होती है। मतलब इसमें एनर्जी का वेस्ट होता है, एनर्जी जरूर इसमें लगेगी, और इस मूवमेंट को हम बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। और जो ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है, एक एंजाइम होता है जिसकी प्रेजेंस के कारण होता है, जिसको हम बोलते हैं एंजाइम को फ्लिपेज। दूसरा भी इसी का नाम है फ्लॉपेज। इस एंजाइम की प्रेजेंस में एटीपी का यूज करके हमारी लिपिड मॉइटी एक प्लेन से क्रॉस करके सेकंड प्लेन पे आती है, जिसको बोलते हैं हम फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। एंड दिस इज ऑल ओवर अबाउट सेल मेम्ब्रेन। फंक्शन बहुत सिंपल है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक्सेट्रा। जो हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं ये रिसेप्टर का काम करती हैं। कौन से रिसेप्टर्स? हार्मोनल रिसेप्टर्स। जितने भी रिसेप्टर पाए जाते हैं हार्मोन्स एटीसी, वो अपसाइड ऑफ द हमारे सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। जो सिलेक्टिवली परमेबल का वर्क करती हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन ही करती। क्यों? ऐसे तो कोई क्रॉस नहीं कर सकता है, केवल या तो उसके रिसेप्टर से प्रेजेंट होंगे या वो टनल प्रेजेंट होगी जिसके थ्रू कर सकते। तो उससे फायदा क्या है कि जो भी मॉलिक्यूल्स हमारे सेल्स को रिक्वायर्ड होते हैं वही इसको पास आउट कर पाते हैं, अदर मॉलिक्यूल्स पास आउट नहीं कर पाते हैं। दिस इज ऑल फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज ऑल अबाउट सेल मेम्ब्रेन। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी उसमें बाकी सेल ऑर्गेनेल्स को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। लाइक जो एक लेवल कहूँगा मैं 9th 10th एंड 11th 12th ओनली उस लेवल का मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बहुत सारे फंक्शन भी आपको जो आगे पढ़ने को मिलेंगे, बट अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे वो 9th to 12th लेवल का डिस्कशन कर रहा हूँ। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ टुडे क्लास एंड नेक्स्ट सेशन बी मेट इमीडिएटली एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल्स इंजीनियर ब्राड सक्सेस क्लासेस। एंड फाइनली दिस इज द माई फर्स्ट वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट। और अगर कोई भी इसमें आपको प्रॉब्लम हो रही तो कमेंट कीजिए। मेरे 2 सवाल आपसे भी हैं, स्मॉलेस्ट सेल एंड लार्जेस्ट सेल, जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और आपको अगर कोई भी एक स्पेशल क्लासेस या किसी एक स्पेशल टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए जो आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको वो क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। थैंक यू वेरी मच।